नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने काफी छोटा कर दिया है। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए पोस्टरों में शिंदे की केवल पासपोर्ट आकार की ही तस्वीर है। फोटो पासपोर्ट टाइप की लगाई गई है और शिंदे के कानों में दूसरे शब्द सुनाए गए हैं कि हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें, इससे पहले भी कुछ पोस्टर वायरल हुए थे जिनमें डिप्टी सीएम अजित पवार की फोटो गायब थी। अब मौजूदा मुख्यमंत्री की इतनी छोटी फोटो के साथ इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि भाजपा क्या संदेश देना चाहती है। कांग्रेस का तर्क है कि बीजेपी शिंदे को लाइन में रखना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी का दावा है कि शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन पार्टी का असली चेहरा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं। पटोले ने कहा कि पार्टी के बैनरों में 3 दलों के सिंबल्स शामिल हैं, लेकिन केवल मोदी और फडणवीस को ही हाईलाइट किया गया है। शिंदे मुश्किल से ही दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन जीत जाता है तो सीएम कौन होगा, ये अभी साफ नहीं। हालांकि शुक्रवार को गृहमंत्री अमित शाह ने इस तरफ इशारा किया कि राज्य के अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं। अमित शाह ने सांगली जिले के शिराला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां पर उन्होंने कहा कि 1.5 महीने पहले मैंने महाराष्ट्र का दौरा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में उत्तर महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, विदर्भ हो या मुंबई, हर जगह लोग चाहते हैं कि महायुति की सरकार लानी है और देवेंद्र फडणवीस को जिताना है। फडणवीस का नाम सामने आने के बाद में सीएम के नाम की सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में बटेंगे कटेंगे पर एनडीए ही बट गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे की अजित पवार ने आलोचना की और कहा कि महाराष्ट्र शिवाजी, अंबेडकर, शाहू जी महाराज की धरती है। महाराष्ट्र में बाहर के लोग आकर ऐसे विचार बोल जाते हैं। दूसरे राज्यों के बीजेपी सीएम तय करें कि उन्हें क्या बोलना है। इसके साथ ही उनकी पार्टी के नेता नवाब मलिक ने आज तक से बातचीत में कहा कि जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं उन्हें इसका फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। नवाब मलिक ने कहा कि हमारी राजनीति साफ है कि महाराष्ट्र में जो भी ऐसी राजनीति करता है अजीत जी उसके खिलाफ खड़े होते हैं। बता दें, एनसीपी अपनी चुनावी रैली में पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर रही है। इस पर नवाब मलिक ने कहा कि मोदी जी की पार्टी तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा ये हमारी मर्जी है कि हम किसका फोटो इस्तेमाल करें, किसके नाम पर वोट मांगें। हम अपनी विचारधारा पर वोट मांग रहे हैं। हम अपने नेताओं का फोटो इस्तेमाल करेंगे। हम अपने विचारों पर डटकर खड़े हुए हैं। विचारों से हमारा कोई समझौता नहीं है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को अस्वीकार करना दिखाता है कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में कोई एकता नहीं है। इसके साथ ही उद्धव ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे भ्रष्ट होने का आरोप लगाया। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए ही महायुति सरकार में शामिल हुए, ईडी जांच की धमकी के कारण नहीं। एनसीपी नेता ने कहा कि उन्होंने कभी भी इस तरह की बात नहीं की। भुजबल पत्रकार राजदीप सरदेसाई की एक पुस्तक में किए गए दावे का जवाब दे रहे थे। बता दें, अपनी किताब में सरदेसाई ने जिक्र किया कि 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान भुजबल ने कहा था कि जब मैं ईडी की पूछताछ से सुरक्षित बाहर निकला तो ये मेरे लिए पुनर्जन्म था। मेरी पार्टी के अन्य सहयोगियों और मैंने, जिन्हें ईडी पूछताछ में बुलाया गया था, अजित पवार के साथ महायुति में शामिल होने के बाद राहत की सांस ली थी। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही दिन का समय बचा है। इसी बीच राज्य के सीएम हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार सुनील श्रीवास्तव के आवास पर केंद्रीय एजेंसी इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। इस कार्रवाई में एजेंसी के अधिकारी आवास की गहन तलाशी ले रहे हैं। रांची और जमशेदपुर समेत कुल 9 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले रांची में इनकम टैक्स की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस बार आयकर विभाग के टारगेट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। एजेंसी की टीम कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे संबंधी मामले को नई बेंच के सामने भेजने का फैसला किया। साथ ही 1967 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा गया और अब इस मामले पर सुनवाई 3 जजों की बेंच करेगी। फैसला 4-3 से रहा। मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बेंच ने सार्थक विचार विमर्श नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एएमयू मामले में अपनी अलग असहमतिपूर्ण राय रखी और कहा कि सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान बेंच के
7 जजों के बीच फैसले पर शायद ही कोई सार्थक परामर्श हुआ। बता दें ये फैसला सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा तैयार किया गया था। जस्टिस दत्ता ने बताया कि कैसे सलाह प्रक्रिया को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है कि मुझे अपने विचार उस तरीके से व्यक्त करने के लिए बहुत कम समय मिला है जिस तरह से मैं व्यक्त करना चाहता था। मैं अपनी राय इससे बेहतर तरीके से देना चाहता था। जस्टिस दत्ता ने आम सहमति बनाने के लिए सच्ची लोकतांत्रिक भावना में विचारों और रायों का आदान प्रदान न करने की भी निंदा की। जस्टिस दत्ता ने अपने फैसले की प्रस्तावना में कहा कि फैसला लिखने का काम मुझे नहीं सौंपा गया, जिससे मेरे पास मौजूदा राय के मेरे आवासीय कार्यकाल तक पहुंचने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने कहा कि इंतजार करता रहा और 17 अक्टूबर को ही सीजेआई द्वारा लिखित 117 पृष्ठों की मसौदा राय मेरे मेज पे रखी थी। पत्रकार राणा अयूब का मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया गया, जिसके बाद उनको भद्दे गंदे रात भर कॉल, गालियों भरे कॉल आते रहे। ये बात उन्होंने ट्वीट कर बताई। इसके बाद उन्होंने मुंबई साइबर क्राइम सेल में एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि मैंने साइबर क्राइम मुख्यालय में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। फोन कॉल और उत्पीड़न बंद नहीं हुआ है। आशा है कि मुंबई पुलिस शिकायत पर कार्रवाई करेगी और महिला सुरक्षा पर बात करेगी, दोषियों को गिरफ्तार करेगी। बता दें इससे पहले उन्होंने मुंबई पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय महिला आयुक्त के आधिकारिक अकाउंट को टैग किया था और बताया था कि दक्षिणपंथी हैंडल ने मेरा नंबर एक्स पर पोस्ट कर दिया और अपने समर्थकों से मुझे मैसेज करने के लिए कहा। रात भर मेरा फोन बजना बंद नहीं हुआ। वीडियो कॉल, अश्लील व्हाट्सएप संदेश, ये टारगेटेड उत्पीड़न था। भारत लगातार कहता रहा है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक मौजूद हैं और अब कनाडा की सरकार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कबूल किया है कि कनाडा की धरती पर खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोग हैं। हालांकि ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में रह रहे खालिस्तानी सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में प्रधानमंत्री मोदी के हिंदू समर्थक भी हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ट्रूडो के द्वारा अपने मुल्क में खालिस्तान समर्थकों की मौजूदगी को स्वीकार करने से भारत के इस रुख की पुष्टि होती है कि वहां की सरकार खालिस्तान समर्थक अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने घोषणा की है कि न्यूयॉर्क अब अवैध प्रवासियों को वाउचर जारी नहीं करेगा। डेमोक्रेट्स मेयर एरिक एडम्स ने प्रवासी परिवारों को प्रीपेड डेबिट कार्ड प्रदान करने वाले कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बताया। उन्होंने कहा कि इससे खाद्य पदार्थों की बर्बादी कम हुई और स्थानीय अर्थव्यवस्था में लाखों डॉलर का निवेश हुआ। एडम्स द्वारा ये निर्णय ट्रंप के साथ हुई फोन पर कथित बातचीत के बाद दिया गया। एडम्स ने कहा कि इस पायलट कार्यक्रम को अब आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया है। बता दें न्यूयॉर्क ने मार्च 2024 में लगभग 900 प्रवासी परिवारों को वाउचर के तौर पर 3000 डेबिट कार्ड देना शुरू किया था। इसके तहत हर हफ्ते $350 तक के मूल्य वाले कार्ड केवल भोजन और शिशुओं की जरूरतों जैसी जरूरी वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए डिजाइन किए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान प्रवासी परिवारों की ये स्कीम काफी चर्चा में रही थी और ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया था। ट्रंप ने कहा था ये अवैध रूप से आने वाले प्रवासियों को रोकेंगे, अमेरिका से बाहर करेंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।